Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salhamin. My roll number is 99 from section C. तो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम एन आइसोट्रॉपी। ये टॉपिक का नाम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एन आइसोट्रॉपी हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो टाइप्स हैं एन आइसोट्रॉपी की, वो हमारे पास क्या है। मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपी के बारे में हम पढ़ेंगे, शेप एन आइसोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे, डी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक एन आइसोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एनीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, और रोल एन आइसोट्रॉपी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास। एन आइसोट्रॉपी यानी कि क्या है, ये मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है जो, ठीक है ना, जो डायरेक्शनल डिपेंडेंस है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, ये मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, जो कि डायरेक्शनल डिपेंडेंस है, यानी कि, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिकली एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल विच टेंड टू अलाइन विद एन इजी एक्सिस which is energetically favorable direction of the spontaneous magnetization, ठीक है। अब क्या है कि the magnetization एंड टाइप ऑफ मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इफेक्ट्स जो, यानी कि वो दो तरह के होते हैं। एक तो है मैग्नेटाइजेशन है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास है, हिस्टेरिसिस कर्व्स इन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो क्या होगा, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है। अब एनिसोट्रॉपी के मजीद आगे दो किस्म में डिवाइड किया गया है। एक तो है इंट्रिंसिक, ठीक है ना। इंट्रिंसिक में क्या है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इंट्रिंसिक नेचुरल एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स क्रिस्टल केमिस्ट्री और इट्स शेप, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि हमारे पास इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय केयरफुल चॉइस ऑफ प्रोसेसिंग मेथड, ठीक है ना। हम यानी कि इंड्यूस्ड का क्या मतलब है कि हम यानी कि अपने तरीके से भी यानी कि एक और बना सकते हैं, ठीक है ना, मटेरियल को, ये वो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। तो आगे हमारे पास डिस्कस, सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपी, ठीक है ना। मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। मैग्नेटो क्रिस्टलाइन है कि, यानी कि मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपी इज द tendency of the magnetization to align itself along a preferred crystallographic direction, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि वो अलाइन कर लेगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा एक प्रेफर्ड क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में, ठीक है ना। प्रेफर्ड क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में यानी कि अब वो दो तरह की होगी, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक इजी होगी और एक हार्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। आगे मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, अब उसकी जो एनर्जी है ना, हम उसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। जो इजी डायरेक्शन होगी और हार्ड डायरेक्शन होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उनका दोनों का डिफरेंस होगा, वो उसको पर यूनिट वॉल्यूम साइज जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये, द एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द सैंपल्स मैग्नेटाइज्ड अलोंग इजी एंड हार्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब हाई सिमेट्री क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन की, यानी कि ये फिगर है, एक बताई गई है, ये शो की गई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है, यानी कि हम एम एच लूप्स को, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने ड्रा करना है, तो इसको ड्रा कैसे करेंगे। तो क्या होगा कि हमारे पास यानी कि ये स्कीमेटिक रिजल्ट है, यानी कि, ठीक है ना, इजी डायरेक्शन का, ये हार्ड डायरेक्शन का है, ठीक है। ये किसका, ये फेरोमैग्नेटिक मेटल्स का है, आयरन और निकल का, ठीक है ना। अब क्या है कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इज द सेम नो मैटर विच एक्सिस, अब उनकी जो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी, ठीक है ना, वो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो आगे के क्या है कि इट इज प्रोवाइडेड दैट फील्ड इज लार्ज इनफ, ठीक है ना। फील्ड क्या है हमारे पास, यानी कि वो लार्ज, यानी कि एक्सिस पे, यानी कि क्या होगा, फील्ड होगा, बट द फील्ड रिक्वायर्ड टू रीच द सैचुरेशन वैल्यू इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट, ठीक है। तो ये उसकी डायग्राम है, ये हम कर्व ड्रा की गई है। आगे हम देखते हैं इसका ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ओरिजिन मैग्नेटो ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हमें उसको रोटेट करने के लिए या स्पिन करने के लिए जो एनर्जी यानी कि रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी कि
is away from the easy direction is actually just the energy required to overcome the spin orbit coupling. ठीक है ना? तो क्या होगा कि energy required to rotate the spin system of the domain away from the easy direction is actually just the energy required to overcome the spin orbit coupling. ठीक है ना? क्या होगा कि दोबारा भी देख लेते हैं हम। क्या है कि जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रोटेट करने के लिए, ठीक है ना, स्पिन को रोटेट करने के लिए डोमेन अवे फ्रॉम द इजी डायरेक्शन, यानी कि जो इजी डायरेक्शन से उसको अवे की तरफ ले जाएगी, वो क्या होगी, वो कौन सी एनर्जी होगी, वो कौन सी एनर्जी होगी जो हमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए चाहिए होगी, वो वही एनर्जी ये होगी। ठीक है ना? इसी तरह जब हम अप्लाइड फील्ड्स यानी कि क्या होता है, when an applied field tries to reorient the direction of the electron spin, the orbit is also needed to be reoriented। ठीक है ना? ऑर्बिट को भी जरूरत होती है कि रीओरिएंटेड हो जाए। ठीक है ना? क्या होगा कि हमारे पास बिकॉज द कपलिंग बिटवीन द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के दरमियान भी एक कपलिंग होती है। ठीक है ना? इसलिए जब हम फील्ड उसको अप्लाई करेंगे रीओरिएंट डायरेक्शन करने के लिए, तो क्या होगा कि ऑर्बिट को भी यानी कि वो रीओरिएंट करना होगा। ठीक है ना? However, the orbit is generally strongly coupled to the lattice। क्या होगा कि ऑर्बिट जो होगा जनरली वो क्या होगा कि लेटस के साथ स्ट्रॉन्गली कपल्ड होगा है। सो द अटेम्प्ट्स टू रोटेट द स्पिन एक्सिस इज रेजिस्टेड, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का पेश, यानी कि वो जब रोटेट करेगा स्पिन की तरह, रोटेट द स्पिन करेगा एक्सिस की तरफ, तो हमें मुश्किलात का सामना आएगा, तो मुश्किल होगी स्पिन रोटेट करने में। ठीक है ना? तो क्या होगा कि इन मोस्ट मटेरियल द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज फेयरली वीक। कुछ मटेरियल में यानी कि ज़्यादातर मटेरियल में क्या होगा कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होगी, वो कमज़ोर होगी। ठीक है ना? सो द मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपी इज नॉट पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे मैग्नेटो एनाइसोट्रॉपी यानी कि क्रिस्टलाइन यानी कि क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है ना? कब क्या इन रेयर अर्थ मटेरियल यानी कि कुछ चंद मटेरियल में, यानी कि बहुत ही कम मटेरियल में क्या होगा कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्ट्रॉन्ग होगी। बिकॉज क्यों स्ट्रॉन्ग वो क्यों होगी अब, बिकॉज द रेयर अर्थ एलिमेंट आर हैवी oftenly used in applications such as permanent magnet which where a large corrosive field is required। ठीक है? तो आगे हमारे पास ये इसकी यानी कि डायग्राम को शो किया गया है। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हिस्टेरिसिस लूप है इन सी प्लेन है, और ये क्या है इन सी एक्सिस। ठीक है ना? ये क्या है, स्कीमेटिक मैग्नेटाइजेशन कर्व्स है फॉर टीबी विद अ फील्ड अप्लाइड अलोंग द परपेंडिकुलर टू द इजी एक्सिस। ठीक है? अब क्या होगा कि ट्रिटियम जो होगा उसके हमारे पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? अनफिल्ड 4f शेल में। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा कि टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L जो हो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है? इसी तरह है गैडोलिनियम में है, क्या होगा कि 7 हो गए हमारे पास 4f यानी कि इलेक्ट्रॉन में 7 शेल हो गए, अनफिल्ड होंगे, यानी कि वो कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना? तो उसका जो क्या होगा कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L वो कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है ना? एज ए रिजल्ट GD हैज नो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, इट एग्जिबिट्स नो मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपी। ठीक है ना? तो आगे हमारे पास है, आगे सिमेट्री है हमारे पास ऑफ मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपी, इसकी यानी कि ये सिमेट्री है। ठीक है ना? द सिमेट्री ऑफ द मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपी इज ऑलवेज द सेम एज दैट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या हुआ कि जो सिमेट्री होगी ना मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपी की, वो क्या होगी, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सिमेट्री होगी वो सेम होगी बिल्कुल। ठीक है ना? इसी तरह बताया गया है कि आयरन के लिए जो क्यूबिक है हमारे पास, ठीक है ना, उसके लिए एन आइसोट्रॉपिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन के यानी कि शक्ल में, E इज इक्वल टू K1 इंटू अल्फा 1 का स्केयर अल्फा 2 का स्केयर प्लस अल्फा 2 स्केयर अल्फा 3 स्केयर प्लस अल्फा 3 स्केयर अल्फा 1 स्केयर प्लस K2 इंटू अल्फा 1 स्केयर अल्फा 2 स्केयर अल्फा 3 का स्केयर एंड सो ऑन। ठीक है ना? अब क्या है, जो K1 और K2 है हमारे पास, वो क्या है, एन आइसोट्रॉपिक कांस्टेंट है। ठीक है ना? अब टिपिकली जो K1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ और बाय सेंटीमीटर क्यूब, और K2 की 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर सेंटीमीटर क्यूब। एनर्जी जो E है हमारे पास, वो क्या चीज़ है, energy E is that
stored in the crystal when work is done against the anisotropy force to move the magnetization away from the easy direction। यानी कि जो हमने वर्क किया था कि यानी कि उसको वो फोर्स जो लगाई थी हमने उसको जब इजी डायरेक्शन से उसको अवे करने के लिए जो फोर्स लगाई थी वो क्या है हमारे पास ई एनर्जी है, ठीक है ना। एनाइसोट्रॉपी एनर्जी इज एन इवन फंक्शन of the direction of the cosine, ये even function है direction of cosine का, and is invariant under the interchange of alpha 1 as among the themselves, ठीक है। आगे हमारे पास कोबाल्ट के बारे में बताया गया है। कोबाल्ट यानी कि जो क्या है हेक्सागोनल है, क्या है कोबाल्ट, क्या है हमारे पास ये हेक्सागोनल है विद इजी एक्सिस अलोंग द हेक्सागोनल एक्सिस। द सिमेट्री causes uniaxial anisotropy energy and its angular dependence is a function only the angle theta between the magnetization vector and the hexagonal axis. In the case anisotropy energy यानी कि इसमें क्या होगा कि anisotropy energy हमारे पास क्या होगी k1 equal to k1 sin square theta plus k2 sin 4 theta sin cosine raised to the power 4 theta and plus so on, ठीक है ना। इसमें जो k1 की वैल्यू हमारे पास वो क्या आ गई 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 6 अर्ज पर सेंटीमीटर क्यूब, और k2 हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 6 अर्ज पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इन ऑल मटेरियल एन आइसोट्रोपी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेड टेम्परेचर। जैसे जैसे यानी कि सारे मटेरियल में क्या होगा कि एन आइसोट्रोपी जब कम होगा तो क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा एन आइसोट्रोपी हमारे पास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे यानी कि ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सो देयर इज नो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन फॉर द मैग्नेटाइजेशन इन द पैरामैग्नेटिक स्टेट, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास है शेप एन आइसोट्रोपी, ठीक है ना। मोस्ट मटेरियल शो सम मैग्नेटोक्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपी, यानी कि क्या कहते हैं ज़्यादातर मटेरियल जो है वो मैग्नेटोक्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपी को ही शो करते हैं, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल विद नो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन। अब पॉलीक्रिस्टलाइन एक सैंपल है हमारे पास, ठीक है ना, वो जो उसके पास वो यानी कि उसका कोई ओरिएंटेशन प्रेफर्ड ओरिएंटेशन नहीं है, यानी कि ना, ठीक है ना, कोई यानी कि नो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन नहीं है तो क्या होगा कि उस पर ग्रेन पे कोई प्रेफर्ड ओरिएंटेशन नहीं है तो क्या होगा उसको जो ओवरऑल क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपी होगी वो नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक मटेरियल है स्फेरिकली, एग्जैक्टली स्फेरिकली मटेरियल है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा कि will the same field magnetize it same extent to every direction, ठीक है ना। तो क्या होगा कि वो यानी कि वो सेम होगा हर एवरी डायरेक्शन पे, तो वहाँ पे भी यानी कि ये नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह एक सैंपल है हमारे पास जो स्फेरिकल नहीं है, वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, उसका एक्सिस लॉन्ग है या शॉर्ट है एक्सिस, तो क्या होगा कि इट विल बी इजियर टू मैग्नेटाइज इट अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है ना। लॉन्ग एक्सिस पे यानी कि हम उसको मैग्नेटाइज करना उसको आसान होगा, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे शेप एंड आइसोट्रोपी कहेंगे, ठीक है ना। तो यही होगा, इसके बारे में आगे बताया गया है कि एन आइसोट्रोपिक कांस्टेंट इंक्रीजेज एज द एक्सियल रेशियो इंक्रीजेज। क्या होगा कि एन आइसोट्रोपी की जो कांस्टेंट होगा वो जब कब इंक्रीज करेगा जब एक्सियल रेशियो इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। as the shape anisotropic constant for typical axial ratio is of the same order of magnitude around 10 raised to the power 6 अर्ज per centimeter cube as the magnetocrystalline anisotropic constant, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे हमारे पास है डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड की सबसे पहले हम उसको यानी कि ये यानी कि कहाँ से निकलेगी ये लेफ्ट, यानी कि हम फील्ड एक अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो हम क्या होगा कि हमारे पास दिस रिजल्ट इज द नॉर्थ पोल एट द लेफ्ट, इसकी वजह से क्या होगा नॉर्थ पोल लेफ्ट पे बन जाएगा और साउथ पोल बन जाएगा राइट पे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि बाय डेफिनेशन द लाइंस ऑफ एच रेडिएट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल रिजल्टिंग इन द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो इनसाइड द फील्ड होगी, ठीक है ना, उसकी यानी कि क्या होगा कि हमारे पास वो यानी कि जो इनसाइड द फील्ड होगी वो होगी लेफ्ट टू राइट, और जो हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे वो होगी राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये आपस में ऑपोजिट हो गए, ये क्या होगा आपस में ऑपोजिट होगा। और जो हमने जो इनसाइड फील्ड होगी उसे हम क्या क्या कहेंगे डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम यानी कि इसका फार्मूला क्या हमारे पास सिंपल एच डी इक्वल टू एन डी एम, ठीक है ना। तो जो एन डी है हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, ठीक है ना। यानी कि एन डी डीमैग्नेटाइजिंग फैक्टर होगा, ठीक है हमारे पास।
और इसको एन डी को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, डिफरेंट शेप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एन डी द स्मॉलेस्ट, और जो लॉन्ग एक्सिस पे एन डी क्या होगा हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा, और लार्ज एक्सिस पे हमारे यानी कि शॉर्ट एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, एन डी लार्ज होगा, ठीक है ना। जैसे अब क्या होगा कि एन आइसोट्रोपी बिकम स्ट्रोंगर एज द एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीज, यानी कि एन आइसोट्रोपी हमारे पास ज़्यादा मजबूत होगा जैसे ही उसकी रेशियो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब एन डी यानी कि अप्रोचेस करेगा जीरो को तरफ, ठीक है ना। कब करेगा, जब डिस्टेंस जो बिटवीन द पोल्स को वो इन्फिनिटी की तरफ यानी कि जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हमारे पास है मोर एवर द अफेक्टिव फील्ड के बारे में बताया गया है कि वो किसके बराबर होती है, ठीक है ना। अफेक्टिव फील्ड एक्टिंग इनसाइड द मटेरियल इज स्मॉलर देन अप्लाइड फील्ड ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। क्या होगा, एच इफेक्टिव है वो किसके बराबर होगा, एच अप्लाइड माइनस एच बी, ठीक है ना। इसी तरह जो एच इफेक्टिव है यहाँ से वो अप्लाइड माइनस एन डी एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच अप्लाइड, ठीक है ना। और एच इफेक्टिव है हमारे पास एच अप्लाइड माइनस एन डी एम जो वेरी वेरी लोअर देन एच अप्लाइड, ठीक है ना। तो most of the applied field goes into overcoming the demagnetizing field। तो आगे हमारे पास है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी कौन से होते हैं हमारे पास, वो कौन से मटेरियल है, वो यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी इज नॉट इंट्रिंसिक टू ए मटेरियल, ठीक है ना। वो बट इट इज़ प्रोड्यूस, यानी कि वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से सच एज अनेलिंग के ज़रिए से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। विच हैज़ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। अब क्या होगा कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर engineering the magnetic properties using such treatment because both of the magnitude of the anisotropy and the easy axis can be altered by the appropriate treatments। अब जो easy axis है हम उसको appropriate तरीके से यानी कि बना सकते हैं। if the grain of the polycrystalline material have preferred orientation, ठीक है ना, then there will be anisotropy, ठीक है। अब प्रेफर्ड ओरिएंटेशन को डिटरमाइंड इन पार्ट बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, उसको हम लॉज ऑफ फिजिक्स के जरिए से डिटरमाइन कर सकते हैं। बट आल्सो बाय द सैंपल प्रिपरेशन से भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। सम कंट्रोल ओवर द डिग्री डायरेक्शन प्रेफर्ड ओरिएंटेशन इज यूजली पॉसिबल, ठीक है ना। तो सम यानी कि पॉसिबल है यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक से, सच एज कास्टिंग है हमारे पास, रोलिंग है, वायर ड्राइंग है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक एनीलिंग, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो एनीलिंग के क्या चीज़ है हमारे पास, किसी भी चीज़ को हम हीट करेंगे, हीट करने से वो चीज़ चेंज हो जाएगी, यानी कि तो वो एनीलिंग होगी हमारे पास, ठीक है ना। द टर्म मैग्नेटिक एनीलिंग रेफर्स टू द हीटिंग एंड स्लो कूलिंग, उसको पहले हम हीट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे ऑफ द सैंपल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि प्रेजेंस से, यानी कि सब ये कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि प्रेजेंट होगी, क्या हुआ, हीट करेंगे और फिर इसको स्लो कूल करेंगे, ठीक है ना। वो सैंपल न्यू तैयार हो जाएगा हमारे पास। तो ये इसका फिनोमेना है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक एनीलिंग इंड्यूस्ड एनआइसोट्रॉपी, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक एनीलिंग क्या करेगी, इंड्यूस करेगी एनआइसोट्रॉपी को बिकॉज इट काज डायरेक्शनल ऑर्डर, ठीक है ना, क्योंकि उसका डायरेक्शनल ऑर्डर वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है रोल एनआइसोट्रॉपी। रोल एनआइसोट्रॉपी में क्या है, लार्ज मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय कोल्ड रोलिंग ऑफ आयरन निकल अलॉयज, ठीक है ना। आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन द सब्सिक्वेंट रोलिंग 50% थिकनेस प्रोडक्शन, क्या होगा कि रिक्रिस्टलाइजेशन से क्या होगा कि हमारे पास रोलिंग का हम करेंगे तो उसकी थिकनेस जो है 50% क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि एक नई, यानी कि एक नया आइसोट्रोपिक मटेरियल हमारे पास वो हो जाएगा, वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू।